हम बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। राज्य में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होना है और इससे पहले बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी ने कई पुराने नेताओं के टिकट काट दिए हैं, तो वहीं कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है और कुछ नेताओं की सीट भी बदली गई है। लेकिन जिन नेताओं के टिकट काटे गए हैं उनमें से अब कई बागी हो चुके हैं। कुछ नेताओं ने निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है, तो वहीं कुछ नेता या तो दूसरी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बागी हो चुके पार्टी नेता बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे या फिर बीजेपी हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाएगी। आज राजपथ में इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में हैट्रिक के सपने देख रही बीजेपी को अपनों से निपटने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के ऐलान के बाद विरोध और नाराजगी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जिन कैंडिडेट्स के टिकट कटे हैं उनसे समर्थकों में भारी नाराजगी है। हरियाणा के सोनीपत से टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री कविता जैन समर्थक बगावत पर उतर आए हैं। इसके अलावा रणजीत चौटाला, लक्ष्मण नापा, शमशेर गिल ने पार्टी छोड़ दी है। हमें दुख इस बात का नहीं है कि पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, हमें दुख इस बात का है कि हम पार्टी के समर्पित सिपाही की तरह से हम पिछले 50 साल से हम काम कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि संगठन अगर हमें कहता चुनाव हारने के बाद कि कविता राजीव अगला चुनाव हम आपको नहीं लड़वाएंगे, केवल संगठन का काम आपको करना है, तो हम संगठन के आदेश की भी पालना करते हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 9 विधायक बेटिकट हो गए हैं। कुछ सीटों पर टिकट के दावेदार रहे नेता भी टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। सैनी सरकार में मंत्री रणजीत चौटाला ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि बीजेपी से टिकट मिले या ना मिले, रनिया से ही चुनाव लड़ेंगे। वो कुछ महीने पहले विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब लोगों की बात सुनी, लोगों की राय सुनी, सबका यही दबाव था कि आप इंडिपेंडेंट लड़ो, और मैंने निर्णय कर दिया, वहाँ अनाउंस भी कर दिया इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। अभी कोई इस्तीफा भी दिया आपने? इस्तीफा कैबिनेट से मैंने सुबह दे दिया था, 10 बजे इस्तीफा भेज दिया। बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया? मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बागी हो चुके पार्टी नेता बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे या फिर बीजेपी हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाएगी? इस पर आज होगी सबसे बड़ी बहस। तो देखिए, अब हरियाणा में सियासी दंगल शुरू हो चुका है। 5 अक्टूबर को यहाँ पर मतदान होना है, 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। जिसे कहा जाए कि जो राजनीतिक दल है उन्होंने पूरे तरीके से अपने दमखम दिखा रही हैं और ताल ठोक ली है। हमारे साथ इस समय बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता मौजूद है, महिमा सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रही है, विवेक चौधरी जेजेपी के प्रवक्ता है, रंजत पंजेता जी एनएलडी के प्रवक्ता है, घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है और रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। मैं सबसे पहले रोहन जी आपके साथ शुरुआत करूंगी। सबसे ज्यादा अनुशासित कही जाने वाली पार्टी में ये अनुशासनहीनता कैसे हमें देखने को मिल रही है कि टिकट जिनका कट रहा है वो बागी हो रहे हैं और कुछ तो रोते नजर आ रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि हम तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसा क्यों? शोभना जी, देखिए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक स्ट्रांग मैसेज जो आ रहा है भाजपा की तरफ से, एक 27 नए चेहरों को टिकट दिया गया है। दूसरा, सबको साधने का, जो भी लोग हैं डिजर्विंग लोग हैं, सबको इसमें मौका दिया गया। तीसरी बात, एक दो नैरेटिव जो कांग्रेस बनाने का प्रयास कर रही थी कि नहीं तो हरियाणा में जीत रहे हैं, जिस प्रकार से टिकट लेने के लिए यहाँ पे जिस प्रकार का उत्साह है, हर आदमी को अधिकार है, वो आपके सामने है। और चौथी बात, और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं कहना चाहूंगा, हम जब ये डिस्कशन कर रहे हैं, आज तक कांग्रेस पार्टी अपना लिस्ट डिक्लेयर नहीं कर पाई है। आखिरी चीज, कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से खिलाड़ियों के कंधे पे बंदूक फोड़नी पड़ी, कांग्रेस पार्टी को आखिर में आके आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात होने के लिए मजबूर होना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को अपने ही नेता, जो पंजाब के नेता थे सिद्धू मूसेवाला, उसके जो कथित हत्यारे हैं उनके साथियों को कांग्रेस पार्टी में लेना पड़ा। ये सब चीजें क्या कहती है? जो ये हवाई बातें कर रहे हैं और जमीनी हकीकत है, दोनों में फर्क है।
अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, कांग्रेस का लिस्ट आने दीजिए, फिर क्या होता है आपके सामने आएगा। पर देखिए शोभना जी, जब भी आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हर जगह से करीब जब 20-20, 25-25, 30-30 लोग टिकट मांगते हैं, टिकट आप किसी एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं। और जब ये आकलन किया गया तब ये तय किया गया कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। 27 नए चेहरों को इस जो पूरे लिस्ट में मौका दिया गया, हर तरीके से सब लोगों को साधा गया, तो थोड़ा बहुत इशू होगा, काफी नेता है, थोड़ा बहुत इशू नहीं है। रोहन जी मैं इसीलिए ये सवाल बार बार पूछ रही हूँ कि ये बीजेपी वो पार्टी है जिसमें हमने 10 साल में आला कमान का दमखम देखा है। जो आला कमान ने तय कर दिया वो जमीन पर हो गया, चाहे वो मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी हो, चाहे वो सांसद के पद पर रहने वाले लोगों को, मंत्री के पद पर रहने वाले लोगों को विधायकी का चुनाव लड़ना हो। तो फिर क्या ये कमजोर पड़ती बीजेपी की तस्वीर है जो हरियाणा में निकलकर सामने आ रही है, या जम्मू कश्मीर में आप टिकट बांटते हैं तो वहां पर कुर्सियां और मेज चल जाते हैं? ये मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। शोभना जी, जब जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है वहीं पे टिकट पे जोर ज्यादा होता है, ये सब हम जानते हैं। क्यों ये तो कह रहे हैं कि अगर क्लीन स्वीप है तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लोग बीजेपी में से लड़ने के लिए इतना तत्पर हो रहे हैं? तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि आगे अभी आने वाले दिनों में देखिए आगे क्या होता है। बीजेपी में सबको अधिकार है टिकट मांगने का, नहीं मिले हैं उनको भी साथ में लिया जाएगा, और दूध का दूध पानी का पानी 2 दिन में हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। महिमा सिंह जी, क्या मजबूरी है कि अभी तक लिस्ट नहीं आ पा रही है? क्या शैलजा खेमा और भूपेंद्र हुड्डा खेमा इतना आमने सामने आ गया है, या गठबंधन आपने जो इंडिया गठबंधन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं उस पे सीट बंटवारे पे बात अटकी हुई है? लिस्ट ही नहीं आई है आपकी। जेजेपी की लिस्ट आ गई, बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई, आप कहाँ हैं? कांग्रेस की लिस्ट जारी करने का पैमाना भाजपा या जजपा या किसी और पार्टी की लिस्ट तो नहीं है, और ये तो लोकतंत्र है, इसके अंदर हमारे जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से हर पार्टी की एक जो आंतरिक प्रक्रिया भी होती है उसके अनुसार उसको लाया जाएगा। भाजपा ने तो चिट्ठी लिख करके चुनाव को आगे बढ़वा लिया है, और इनकी पार्टी में जिस तरह का इस समय आनंद फानन मचा हुआ है वो सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में जब भाजपा प्रवक्ता ये बोलते हैं कि टिकट मांगने के लिए लड़ाई उस पार्टी में होती है जिस पार्टी के अंदर जो है जीतने की आसार ज्यादा होते हैं, आज ये देखिए कि भाजपा के अंदर बगावत हो रही है, टिकट मांगने के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, ये उन लोगों की तरफ से बगावत हो रही है। 2 मंत्रियों और 11 विधायकों जिनकी टिकट काटी गई है उनकी तरफ से बगावत हो रही है। ये उन खिलाड़ियों की तरफ से, पहलवानों की तरफ से भी आपको बगावत देखने को मिलेगी जिन्होंने अपने आपको जो है इस पार्टी के सुपुर्द कर दिया, और फिर देखा कि ये पार्टी जो है जवान, किसान, पहलवान सबके साथ किस तरह की धोखाधड़ी कर रही है, फिर भी पार्टी के साथ डटे रहे, आज उनके टिकट काटे गए। ये बगावत उन सावित्री जिंदल जी की तरफ से भी हो रही है जिनके बेटे को रातों रात लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से भाजपा में लाया गया, और प्रयास तो कई वर्षों से जारी थे। इनके जो विधायकों की तस्करी के प्रयास हैं भाजपा के, वो जग जाहिर थे, सब जानते थे, सब देख रहे थे। लेकिन आज कर्णदेव काम्बोज जी के साथ जो हुआ, आज लक्ष्मण नापा जी के साथ जो हुआ, आज कविता जैन जो जब भाजपा का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था तब से भाजपा की लड़ाई लड़ रही थी, उन लोगों के साथ जो हुआ, ऐसा करने के बाद एक बात तो तय हो गई शोभना जी, अब भाजपा ये कहने की जरूरत ना करे कि हम काडर बेस्ड पार्टी हैं, क्योंकि आज भाजपा के अंदर टिकट लेने की जो एकमात्र प्रक्रिया है वो सिर्फ ये है कि आप किसी भी साम दाम दंड भेद करके पार्टी को जिताने का काम कर सकते हैं। नायब सिंह सैनी, जिन्हें आनंद फानन मुख्यमंत्री बनाया था लोकसभा चुनाव से पहले, उन्होंने कहा था कि डंके की चोट पर करनाल से चुनाव लड़ूंगा। आज वो अपनी सीट गंवाने पर मजबूर हो गए और पार्टी ने उनके सर्वे कराए, तमाम जगह से सर्वे फेल हुए, तब उनको लाडवा की। महिमा जी आपने बगावत का भी नाम ले लिया, तो आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया भी याद होंगे, आपको आरपीएन सिंह भी याद होंगे, आपको जितिन प्रसाद भी याद होंगे। ये वो बड़े बड़े नाम है, वो बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी। तो जो कमियां आज आप बीजेपी की गिना रही हैं वो खुद कांग्रेस में भी रही होंगी। अब मैं हरियाणा के मुद्दे पर आ जाती हूँ। अगर इतनी सिंपैथी आपको उन नेताओं के साथ है कि बीजेपी ने उनके साथ गलत किया है, तो क्या कांग्रेस उनको टिकट देने जा रही है? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा। एक मिनट, आपने अच्छा किया ये नाम याद दिलाए, इससे मुझे परिवारवाद वाला जुमला भी याद आ गया। और परिवारवाद वाला जुमला देने वाली पार्टी 6 टिकट परिवारवाद के नाम पर देती है, उसके बाद ये कम से कम दल बदलू, काडर, परिवारवाद, ये शब्द तो हमें भाजपा के मुंह से दोबारा नजर नहीं आने चाहिए। ठीक है किरण जी। और इसी का एक नमूना आपके पैनल पर भी दिखाई देता है, आपको दिखाई देगा। देखिए, मैं तो कांग्रेस की बात कर रही हूँ और कांग्रेस की विचारधारा की बात कर रही हूँ और बड़ी कट्टरता से करूंगी,
लेकिन आप जो बात पूछ रही हैं, आप ये पूछ रही हैं कि टिकट क्या कांग्रेस पार्टी देगी उनको? कांग्रेस पार्टी टिकट कैसे देगी, इस बाबत हमारे जो प्रभारी हैं हरियाणा के, वो निरंतर उन्होंने अपने व्याख्यान दिए हैं और बार बार ये बताया है कि मैं तो ये इसलिए क्योंकि बड़ा दर्द मुझे आपकी आवाज में दिखाई दिया कि भाई बीजेपी में इतना जिसे कहा जाए कि अपराध हो गया और इतना जिसे कहा जाए कि मतलब दिक्कत हो गई कि साहब उनको टिकट नहीं दिया। आप बहुत कंसर्न दिखी, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। लेकिन रोहन गुप्ता, नहीं मैंने ना शोभना जी, मैंने ये कहा, दर्द मुझे दिखाई दिया कांग्रेस की प्रवक्ता की आवाज में, तो मुझे लगा हो सकता है आप टिकट दे रही हूँ उन नेताओं को, नापा साहब को। मुझे स्पष्ट करने दे, मैंने ये बताया कि भाजपा तो अभी टिकट के पीछे आपाधापी है। टिकट के पीछे आपाधापी नहीं है भाजपा में, बगावत है उन लोगों की तरफ से। आप क्या कोई आपाधापी नहीं है? आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से आपका सब कुछ ठीक चल रहा है? मैंने देखिए हमारा जो चल रहा है शोभना जी, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और समय के साथ सर्वविदित हो जाएगी। भाजपा में जो चल रहा है वो 10 साल की मलाई। रोहन गुप्ता, आप जवाब देना चाह रहे हैं? जब हार का स्वाद मिलने जा रहा है ना उनको, बिल्कुल हार का स्वाद मिलने जा रहा है। रोहन जी, कांग्रेस ये दावा कर रही है और जो जमीनी रिपोर्ट आ रही है वो भी आपके हक में तो जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं और मेहमानों का रुख करूंगी। बिल्कुल नहीं। देखिए वहां पे अभी तीन कांग्रेस चल रही है। तीनों जो बड़े नेता है, मुझे एक मौका दिखा दीजिए तीनों एक स्टेज पे आए हो, कौन से मुंह से बात कर रहे हैं? अभी तो मालूम चलेगा जब लिस्ट आएगी तब क्या होगा। जो जमीनी कार्यकर्ता होंगे उनके साथ अन्याय होगा और हवाई होगा तो दिखाएंगे, फिर हम डिबेट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं दूसरे मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। हवाई बातों से काम नहीं होगा। वो कांग्रेस है हरियाणा में, एक कांग्रेस है और एक भाजपा जो तस्करी करके। अरे आप देखिए, अभी देखिए ना क्या होगा। तीन कांग्रेस है वहां पे, तीन कांग्रेस है जो इंडिपेंडेंट चल रही है, जो लोग साथ में एक स्टेज पे भी नहीं आ रहे। भाजपा को सर, चल तो आपके अभी कई बीजेपी रही है, वहां शीर्षा के ये तो आपके अभी हो रहा है। नायब सैनी साहब कुछ कह रहे हैं, आपके भाजपा के जो पार्टी अध्यक्ष है वो कुछ कह रहे हैं, तो ये तो हर पार्टी में इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं जल्दी से जेजेपी के प्रवक्ता है विवेक चौधरी जी, सबको स्टेज पे होना, दोनों में फर्क है। ठीक है, आती हूँ मैं रोहन जी आपके पास। विवेक चौधरी जी, आप तो पिछली बार किंग मेकर की भूमिका में थे, इस बार क्या दावा है जेजेपी का? जेजेपी और एसपी मिलकर लड़ रही है चुनाव। शोभना जी, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, आज हम तो बारी बारी एक चीज कहते हैं कि बीजेपी न्यू कांग्रेस बन गई है। आप देख लीजिए, दावे तो किए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सवाल तो उठाए जा रहे हैं, पर हरियाणा के हितों की अगर कोई बात इनसे करने को कहे तो इनके पास बोलने के लिए 4 लाइनें नहीं होंगी। हम तो एक चीज जानते हैं। पर ये आरोप तो रजत पंजेता खुद आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला लगा ही रहे हैं कि साहब इस बार तो आपकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। तो ये जो सरफुटअव्वल, चाहे कांग्रेस की डिले हो रही है लिस्ट, चाहे कहा जाए बीजेपी की लिस्ट के बाद जो सरफुटअव्वल है, क्या उसमें जेजेपी अपना फायदा देख रही है? क्या एक बार फिर आपको लग रहा है कि आप किंग मेकर की भूमिका में आएंगे और फिर से एक बार सरकार बनाने में किसी का भी दामन थाम लेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी? नहीं, किंग मेकर की हम भूमिका में बिल्कुल नहीं आएंगे। हम साफ कर रहे हैं, अब की बार तो हम जनता के सेवक बनके और मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को बनाने का काम करेंगे। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत आ रहा है आपका? आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत आ रहा है आपका? बिल्कुल। चलिए, रजत पंजेता जी आईएनएलडी के प्रवक्ता मेरे साथ है, लीजिए साहब। युवाओं के क्या विचार है? इनके पास कैंडिडेट नहीं है युवा। क्यों युवा सिर्फ नारे मारने के लिए रखे? युवाओं को आज क्यों नहीं हिस्सेदारी देते? आज अगर इनसे छात्र संघ चुनाव की बात की जाए, दोनों पार्टियों के पास जवाब नहीं है। हम बारी बारी एक चीज कह रहे हैं कि युवाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए, महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए, पर इनके पास जवाब नहीं होता। आपने कितने टिकट का ऐलान कर दिया है और कितनी महिला उसमें उम्मीदवार हैं? आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है इस बार? 90 सीटों में आप कितनी महिलाओं को टिकट देने जा रही है जेजेपी? अभी हमारी 90 की 90 सीटें नहीं आई हैं। मैं आपको पिछले आंकड़े बता दूं, 2019 में हमने 19 महिलाओं को टिकट देने का काम किया था, 57 युवाओं को टिकट देने का काम किया था। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आईएनएलडी के प्रवक्ता रजत पंजेता जी का रुख करूंगी। पंजेता जी, आप कहाँ हैं? एक सीट आपने जीती थी 2019 में, आप सुन ही रहे, आप ये दावा कर रहे हैं कि साहब इस बार तो अभय चौटाला की या दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो है उनकी अजय चौटाला माफ कीजिए, उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। आप कहाँ हैं? देखिए, हम जनता के बीच में निरंतर तौर पे जनता के बीच में बने हुए हैं। हमने 4200 किलोमीटर की पूरे हरियाणा के अंदर पद यात्रा भी की है, जनता की नब्ज टटोलने का काम किया है। हमारा जो कार्यकर्ता है बड़ा ही कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता है, सत्ता की लोभ और सत्ता के लालच के साथ नहीं जाता। हमारी पार्टी जो है स्वर्गीय ताऊ देवीलाल
जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए सीधा धरातल से जुड़ी हुई पार्टी है। उसके बाद हमने हमारी सर, ये सब कुछ तो ठीक है, ये तो कोई चुनावी भाषण नहीं है। मुझे बताइए जमीन पर कितनी सीटें आप लाने जा रहे हैं? 90 सीटों का मैं जिक्र कर रही हूँ आपके यहाँ। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो अपनी खुद की सरकार बनाने जा रही है। चलिए, तो यहाँ पर एक बात दर्शकों को गौर करनी होगी। यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो सभी कह रहे हैं कि बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के नेता हैं। निवान जी, मुझे लगता है कि आप ये दावा नहीं करेंगे क्योंकि आप तो कांग्रेस के साथ संगठन मतलब गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आम आदमी पार्टी का इतिहास जो लोग भी जानते हैं वो जानते हैं कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की चाहे इतनी बात हो चाहे ना हो, लेकिन चुनाव के बाद हमारी बात जरूर होती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनाव के बाद ही चौंकाती है, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं ग्राउंड पे काम करना। ये सारी पार्टियों में जो है वो भगदड़ मची हुई है टिकटों के लिए। कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है, कोई पार्टी छोड़ के आ रहा है, कोई अपने नेता को टिकट ना देके बाहरियों को टिकट दे रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी टोटली ऑन ग्राउंड है। हम अपने संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। हम पूरे फुल फ्लैश चुनाव मोड में हैं। और एक चीज अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे नहीं पता ये सीटें फाइनल हो गई आपकी कांग्रेस के साथ? देखिए, वो जब होगा तब होगा, वो देखेंगे। अभी तक तो हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पे पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अभी मैं भाजपा प्रवक्ता की बात सुन रहा था, मुझे नहीं लगता ये हरियाणा की राजनीति के बारे में कितना जानते हैं। हरियाणा में भाजपा का ये हाल है कि अगर इनके नेता अकेले निकल जाएं तो वहां लोगों से छुपना पड़ता है इनको झाड़ियों के पीछे। वो कहते हैं ना, हरियाणा के लोग इलाज कर देते हैं। हरियाणा के लोग इनका इस बार इलाज करने वाले हैं। आप देखिए, अब हरियाणा के गांव-गांव में लोगों ने बैनर लगा रखे हैं कि भाजपा की एंट्री बंद है। मुझे पता नहीं ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से ले आते हैं। ये चलिए, ठीक है, सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 लोग इनकी पार्टी छोड़ के चले गए। अरे ये वैसा ही कॉन्फिडेंस है प्रभु, जैसा लोकसभा चुनाव से पहले आप दिखा रहे थे। इंडिया गठबंधन दिखा रहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम तो 300 350। ये वैसा ही जिसे कहा जाए आत्मविश्वास है। मैं जल्दी से रवि त्रिपाठी का मैं रुक कर लेती हूँ, आऊंगी निवान जी मैं आपके पास। रवि त्रिपाठी जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, कहाँ विलंब हो रहा है? कितनी देर में ये लिस्ट आ सकती है, पहली लिस्ट कांग्रेस की? नहीं, आज उम्मीद है क्योंकि 5 बजे सीईसी की बैठक है कांग्रेस दफ्तर में। हलचल देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, एक तस्वीर देख लीजिए कांग्रेस दफ्तर की, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में आमतौर पे आप सुनापन दिखाते थे, लेकिन आज भीड़ देखिए इस तरह से। ये हरियाणा चुनाव है और जो उत्साह है, उत्साह का एक नज़ारा है कि जिस तरह से लोग हैं और ये कार्यकर्ता भी हैं, समर्थक भी हैं, उसमें नेता भी हैं जो दावेदार हैं। तो 5 बजे से सीईसी की बैठक है। आज फाइनल सीईसी मान के चलिए हरियाणा की होगी। तो सीटों आपको क्या खबर मिल रही है रवि? देखिए, आप बहुत आ सकती है रवि, आप पकड़ रखते हैं, जल्दी से मुझे बताइए गठबंधन का क्या फॉर्मूला तय हो रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। अब बिल्कुल देखिए, एक अलायंस के तहत जाना चाह रहे हैं सब लोग और ये तय कर लिया गया, क्योंकि राहुल गांधी ने तय किया है कि अलायंस के साथ जाना है। ये मैसेज ना जाए कि इंडिया गठबंधन टूट गया है हरियाणा में। तो इस वजह से माना जा रहा है कि 10 के आसपास सीट, जिसमें आम आदमी पार्टी भी होगी, समाजवादी पार्टी भी होगी, लेफ्ट के लोग भी होंगे, 10 के आसपास सीट कांग्रेस पार्टी दे सकती है। 80 सीट के आसपास कांग्रेस पार्टी खुद लड़ने वाली है। रवि, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ INLD के दुष्यंत चौटाला जी जुड़ गए हैं। जेजेपी, माफ कीजिए, दुष्यंत चौटाला जी जेजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, कैसी तैयारी है? क्या जेजेपी इस बार एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में ही अपने को देख रही है या किंग बनते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि आपके प्रवक्ता मेरे साथ अभी कह रहे थे कि हम तो पूर्ण बहुमत में आने वाले हैं इस बार। मैं दिग्विजय चौटाला हूँ, दुष्यंत नहीं है। दुष्यंत मेरे बड़े भाई हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ सर, मैं क्षमा चाहती हूँ। आपकी तस्वीर बाद में आई, अगर आपकी तस्वीर पहले आ गई होती तो मैं समझ जाती। दिग्विजय जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, बताइए सर जी। अभी भी हम कैंपेन में ही हैं। कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, चारों तरफ हरियाणा में बहुत अच्छा माहौल है। और जेजेपी और ASP आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर जी की जो पार्टी है, उसका गठबंधन हुआ है प्रदेश में। और अभी भी कुछ छोटे दल हमारे साथ और शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर मैं एक बड़ी बात विश्वास से कह सकता हूँ कि चंडीगढ़ की विधानसभा का जो ताला है वो हमारी जेजेपी की चाबी से ही खुलेगा। लेकिन अभय चौटाला जी तो कह रहे हैं कि आपकी तो इस बार जमानत भी जब्त होने जा रही है। दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इसलिए इस बार तो नहीं उस तरीके का प्रदर्शन आपका होगा। नहीं, अभय चौटाला जी मेरे चाचा हैं, मैं उनका आदर करता हूँ और वो राजनीतिक तौर पर हमारे विरोधी हैं। इससे ज्यादा हम उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते। वो यही कहेंगे कि उनका काम है कहना। हम अपनी बात रखेंगे। जनता का फैसला है, जनता किसके पक्ष में वोट करती है। और दूध का दूध, पानी का पानी 8 तारीख को हो जाएगा। मगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और बहुत
मजबूती से इस बार विधानसभा का चुनाव पिछली से भी ज्यादा मजबूती से हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जीत हमारी। दिग्विजय जी, चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस में अपनी सरपुट अव्वल है, चाहे वो हुड्डा ग्रुप हो, सैलजा ग्रुप हो। बीजेपी में क्योंकि बहुत सारे पुराने विधायकों के या मंत्रियों के टिकट काटे गए, उसको लेकर विरोध चल रहा है, नाराजगी है। तो क्या लग रहा है आपको, इन दोनों की जो सरपुट अव्वल है उसका फायदा जेजेपी को मिलता हुआ आप देख रहे हैं और इसीलिए इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि आप सरकार बना लेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अभी कुछ दिन पहले दुष्यंत जी के बारे में बहुत हल्की बात कही थी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, तो उसका जवाब बीजेपी को अपने आप स्वयं मिल गया। हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी और बीजेपी का कुनबा कैसे खिसक करके खाली हो गया और वो जैसे हवा का बुलबुला होता है वैसे वो बुलबुला फट गया। और कांग्रेस का हाल भी इससे बदतर होगा, मैं बड़े विश्वास है। ये जो आप अभी कह रहे थे ना कितनी देरी क्यों हो रही है, देरी नहीं हो रही मैम, वो देरी इस बात को रोकने के लिए हो रही है कि ये लोग खिसक करके भाग ना जाए, मगर खिसकने वाले को कोई रोक थोड़ी सकता है। और आजकल तो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उसमें लोग इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि वो दिग्विजय जी, अंतिम सवाल मैं लूंगी। मेरी शुभकामनाएं आपको, आप पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, लेकिन जमीन पर ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इस स्थिति में आप नहीं आते तो आप किसके साथ जा रहे हैं, बीजेपी के या कांग्रेस के? बीजेपी तो वो कहते हैं, हरियाणवी में कहावत है, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। बीजेपी के साथ हमारा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर के मारती है। बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों के खिलाफ जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा है, हम उसका हिस्सा दोबारा नहीं बने। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात दिग्विजय सिंह ने आज जी न्यूज पर, जेजेपी के नेता हैं, हमसे कही है कि साहब दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। तो क्या कांग्रेस के लिए इसको अच्छी खबर मान लिया जाए? दिग्विजय जी, नहीं, कांग्रेस, बात ये नहीं है कि कांग्रेस को इसके लिए अच्छी खबर मान ली जाए या नहीं। ये तब तय होगा जब पार्टीज अपने कैंडिडेट डिसाइड कर लेंगी। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 5 को वोटिंग हो जाएगी और उसके पश्चात पिछली बार भी हमें नहीं पता था कि हमारी 10 सीटें आ रही हैं या हमारी ज्यादा या कम आ रही हैं। हालात परिस्थितियां ऐसी रही कि हम बीजेपी के विरोध में लड़ते हुए भी हमें उनके साथ जाना पड़ा। हमने पहला ऑफर पिछली बार भी कांग्रेस को ही दिया था, मगर हुड्डा साहब पीछे हट गए थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला और मैं देख रही हूँ आप कहीं सफर कर रहे हैं। और अब मैं जल्दी से रामकृपाल जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, आपने सारा आकलन सुन लिया है। जो बड़ी बात दिग्विजय सिंह ने कही कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कांग्रेस अपना दावा कर रही है कि साहब जमीन पर हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि 10 साल की सरकार बीजेपी की हो चुकी है, तो एंटी इनकम्बेंसी का भी नुकसान होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका आकलन क्या कह रहा है हरियाणा को लेकर? देखिए शोभना जी, पहले तो मैं अभी तक जो सुना हूं उस पर कुछ टिप्पणी आपकी इजाजत से कहूंगा जी, कि जितने भी लोग बैठे हैं, केवल दिग्विजय जी ने शायद नहीं दावा किया, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। सबका राजनीति में हमेशा सपने देखना चाहिए, अच्छे सपने देखना चाहिए, लेकिन 8 तारीख तक इनको हक है दावा करने का। लेकिन सरकार तो किसी एक की बनेगी। दिग्विजय जी ने नहीं दावा किया, बाकी सब दावा कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से यह सुन के मुझे अच्छा लगा कि ये भारत में लोकतंत्र है, और इस तरह से कई बार उन्होंने ये बात कही लोकतंत्र है, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कभी उनके नेता कहते थे कि भारत में लोकतंत्र तो है ही नहीं। तो एक अच्छी बात है। तीसरी बात, जितने भी प्रवक्ता हैं इनको अपनी पार्टी के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन सबने बीजेपी के बारे में बात की। ये आपने बहुत अच्छी, ये चीज मैंने भी रामकृपाल जी देखी कि मैं तो आपका पूछ रही हूँ पर आप दूसरे की कमियां बता रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि बीजेपी हारेगी या जीतेगी, कांग्रेस हारेगी जीते, लेकिन बीजेपी इतनी अभी भी है कि दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता भी बिना बीजेपी का जिक्र किए रह नहीं पा रहे हैं। तो इसका तो मतलब यह है कि बीजेपी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी को आप हरियाणा से खारिज नहीं कर सकते। ये तो मैं बातचीत से समझ गया कि शुरू में ही लोग बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी, जो भी हो। लेकिन एक बात है, जैसा आपने सवाल किया, कि निश्चित तौर पर लड़ाई ऐसा लग रहा है कि कांटे की है। लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। अभी भी लोकसभा के चुनाव हुए, हालांकि लोकसभा के परिणाम विधानसभाओं के चुनाव में कोई तुलना नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, हमेशा ये रहा है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि देखिए, जैसे ही पिछली बार जो चुनाव हुआ था
आम चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जी याद होगा आपको, हम सब लोग जब भी बात करते थे तो ऐसा लगता था कि इवन बीजेपी के लोग भी अब माने हुए थे। लेकिन यहाँ जो बड़ी बात, बिल्कुल रामकृपाल जी, जो बड़ी बात मैं आपकी यहाँ पर जी एक लाइन में ही कह दूंगा कि जैसे वहां पर अब कोई नहीं मानता था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मतलब बीजेपी जीतेगी, लेकिन हुआ एकदम से सरप्राइज। तो क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी खारिज नहीं है। बीजेपी के सामने नई चुनौतियां हैं। ये 2014 की बीजेपी नहीं है, 2024 की बीजेपी है। कई संकटों से वो घिरी हुई है, लेकिन बाकी पार्टियों के सामने भी संकट बहुत। ठीक है, रोहन जी का मैं रुख करना चाहूंगी। रोहन जी रखिए अपनी बात, आप पूरी कर रहे थे। मैं जानना चाहती हूं कि ये जो बागी हो रहे हैं, क्या आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी में हर कार्यकर्ता का, नेता का अधिकार है टिकट मांगने का। और 10 साल के बाद भी जिस प्रकार से नायब सैनी जी ने, हम किसानों की बात करें, एमएसपी देने की बात करें, अग्निवीरों को आरक्षण की बात करें, ऐसे काफी मुद्दे हैं जहां पे जनता की आवाज थी, उसको सुनकर ऐसे काफी, जैसे अभी एक सर्वे था, आउटलुक का सर्वे था, 53% लोगों ने यह कहा कि नहीं, हम भाजपा के साथ वापस जाना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि 10 साल के शासन के बाद किसी पार्टी के फेवर में ऐसा एटमोस्फेयर सिर्फ भाजपा के कारण है। अदरवाइज कांग्रेस के लिए कोई भी राज्य में, जहां छत्तीसगढ़ में इनकी क्लीन विक्ट्री मानी जा रही थी, वहां पे भी वो मजबूती का दावा कर रहे हैं, पर आपकी सरकार को हर फैसले पर यू टर्न लेना पड़ रहा है। आप अपनी मजबूती का दावा कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि कौन सा यू टर्न, लेकिन हर फैसले को, कौन सा यू टर्न, बहुत सारे मेजर फैसले आपको बदलने पड़ रहे हैं। बिल्कुल यू टर्न नहीं लिया। कौन से बदलने पड़े? अग्निवीर का जो फैसला लिया उसको बेहतरी की, जब जनता की आवाज आई कि 4 साल के बाद बेहतर रोजगारी के वो हो, बिल्कुल नहीं। आज देखिए, जहां पे फीडबैक होता है, जैसे एमएसपी की मांग थी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हरियाणा में तो बीजेपी ने कह दिया कि हम एमएसपी देंगे। कांग्रेस अपनी जहां पे राज्य सरकार है वहां पे क्यों एमएसपी की बात नहीं कर रही? करके दिखाए ना। आज सिर्फ भाषण करने से, किसानों की हितैषी होने से बात नहीं होती। जहां आपकी सरकार है वहां पे करके दिखाइए। दूसरी तरफ उनका इंडी गठबंधन की पंजाब में सरकार है, वहां पे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हिमाचल में वहां पे सरकार है, वहां पे आज तक सैलरी ये लोग नहीं दे पा रहे। तो ये दोनों में फर्क है। ये जो हवाई वादे करना और जमीनी डिलीवरी, दोनों में फर्क है। लेकिन रोहन जी, ये तो आप मानेंगे ना कि जब 2019 फाइनेंशियल प्रोविजन करना, ये तो आप मानेंगे ना कि जब 2019 में मोदी की हवा थी, ब्रांड मोदी साहब के साथ था और ऐसा लग रहा था कि साहब बीजेपी सब कुछ, तब भी आप पूर्ण बहुमत हरियाणा में नहीं ले पाए थे, आपको जेजेपी की मदद लेनी पड़ी थी। और अब आज 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, इतनी सरपुटअव्वल के बाद, इतने बागियों के बाद आप मुझसे ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक है। फिर मैं महिमा जी आपके पास आ रही हूं। देखिए, बिल्कुल उसका कारण है, जब लोकसभा के परिणाम आए उसके बाद भी 44 सीटों पे भाजपा की जीत हुई थी। जब प्रतिकूल परिस्थिति थी, एक जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा जो रिजर्वेशन की बात की, सब किया गया, उसके बाद भी 44 सीटों पे भाजपा जीती थी। उसके बाद परिस्थिति बेहतर हुई है, जो योजना डिक्लेयर हुई उसमें जनता को पॉजिटिव वहां से हमको वाइब्रेशन मिले। तो आप देखिएगा शोभना जी, जो हवाई बातें हैं उसको जमीनी स्तर पर किस प्रकार से जनता धोती है। ठीक है महिमा जी, आपने रोहन जी को सुन लिया। आप जो वादे कर रहे हैं वो हवाई वादे हैं, जमीन पर फेल है। हिमाचल प्रदेश का उन्होंने आपको एक बड़ा उदाहरण दे दिया, जवाब दीजिए। शोभना जी, आपके शो पर अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सुन रही थी तो वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने ये बात कही कि सब लोग भाजपा का नाम क्यों ले रहे हैं। वो इतने वरिष्ठ हैं कि मुझे ये कहते हुए भी खेद हो रहा है कि जब हरियाणा में सरकार भाजपा की है और वो डबल इंजन करके जिस तरह से अपना बखान करते रहते हैं, ऐसे में चुनाव किसके खिलाफ लड़ा जाएगा? जिन नीतियों को 10 साल से इस प्रदेश के लोगों के ऊपर थोपा गया है, उनके विरुद्ध, उनकी नीतियों के विरुद्ध ही इस चुनाव को लड़ा जाएगा। मैं समझती हूँ ये बात तो हमारा जो सबसे नया वोटर है आज वो भी जानता है। बस इसी कारण से हर व्यक्ति आज भाजपा की बात कर रहा है और भाजपा में जिस तरह की बौखलाहट है उसकी बात कर रहा है। भाजपा का जहाज छोड़कर जो लोग जा रहे हैं उनकी बात कर रहा है इस पैनल पे बैठा हुआ हर व्यक्ति। अब आप बात के ऊपर आ जाते हैं कि कांग्रेस कैसे दावे कर रही है। कांग्रेस बिल्कुल ठीक दावे कर रही है, क्योंकि अपने 10 साल के हरियाणा के अंदर शासन काल में शोभना जी, हमने 2600 नौकरियां देने का काम किया। क्षमा चाहती हूँ, हमने 2600 नए स्कूल खोलने की बात कीजिए आप। हमने हजारों नए जो है नौकरियां देने का काम किया।
हमने इतनी सुविधाएं जो हरियाणा की सरकार को दी, चाहे वो उस समय बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने की बात हो, चाहे महंगाई पर नियंत्रण पाने की बात हो, ये कांग्रेस सरकार के दौर में हुआ था। आपको राजस्थान में भी याद होगा, हमने 500 का सिलेंडर किया, उसके बाद भाजपा ने देखा देखी एक जुमला तो फेंक दिया 450 का सिलेंडर, जिसकी बाद में सच्चाई समझ में आई कि वो तो उज्ज्वला के जो लाभार्थी थे उन्हीं को देने का काम कर रहे थे। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, हम तमाम प्रदेशों में जहां जहां सरकार में आए हमने वहां देने का काम किया। कर्नाटक में आज कांग्रेस की नीतियां कितने सुचारू रूप से तो फिर गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई? कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ लेती, आपने तो इतना अच्छा काम किया और हरियाणा में तो आप जीतते, तो फिर क्यों गठबंधन की जरूरत कांग्रेस को पड़ गई? गठबंधन की जरूरत सिर्फ और सिर्फ निशाना साधने के लिए, सीटों को साधने के लिए नहीं होती है शोभना जी। आज जिस प्रकार की राजनीति का प्रसार प्रचार इस देश के अंदर भाजपा ने कर दिया है, आज जिस तरह से आप ये देख रहे हैं हरियाणा के अंदर कुछ ऐसी पार्टियां भी आ गई हैं कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर के, जो असल में कोई बड़ा गेम चेंज नहीं करने वाली हैं, लेकिन वोटों को तोड़ने का काम जरूर करने वाली हैं। तो ऐसे में जनता की जो मत है उसको एक जगह साधने के लिए जो रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो लोक हित करने वाली पार्टी है, वो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी। रोहन जी, ये आरोप ये बात पहले भी निकल कर आई है जब जी मेरी बात मुझे पूरी करने दीजिए शोभना जी, मैं 1 मिनट और लूंगी बस, मुझे मेरी बात बोल लीजिए। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं गर्व से कहती हूँ कि चाहे स्कूल खोलने का काम हो, चाहे रोजगार का काम हो, चाहे जितनी भी तरह की नीतियां बनाई गई भाजपा और जजपा के दौर में, बस मैं आधे मिनट में आपको ये गिना दूं। शराब घोटाला याद होगा, एक पीपीपी नाम से जो इस प्रदेश के ऊपर थोपा गया भाजपा द्वारा, बहुत बड़ा घोटाला पीपीपी नाम का, वो आपको याद होगा। राशन कार्ड के अंदर घोटाले हुए हैं पिछले 10 साल में। महंगाई और बेरोजगारी के तो कहने ही क्या, सबसे ज्यादा चरम पर हैं। और कोई नई यूनिवर्सिटी या संस्थान भाजपा जजपा की सरकार यदि हरियाणा में लाई हो तो वो याद करा दे, और सब कुछ इतना ही बढ़िया चल रहा है। लेकिन आप ये बताइए ना, आप दावा तो कर रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि आपके यहाँ कभी आपके जो दीपक बावरिया हैं वो कभी कहते हैं कि साहब जो सांसद है वो यहाँ पर नई सीएम बनेंगे, कभी वो कहते हैं कि साहब जो विधायक दल का नेता बनेगा वही होगा, फिर वो कह देते हैं कि नहीं कोई भी सीएम बन सकता है जो आला कमान होगा। तो आपके ये जो कंफ्यूजन है आपको नहीं लग रहा है ये नुकसान पहुंचाएगा? शोभना जी अगर नाम लिया है, एक लाइन कह सकता हूँ, एक लाइन शोभना मैं उत्तर दे दूं आपकी बात का। आपने देखिए 2 बयानों की बात की, या तो शब्दशः बयान दर्शकों को बताएं। मैं बिल्कुल बताती हूँ, मैं शब्दशः बताती हूँ। पहले कहा सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर कहा सीएम चुनाव विधायकों में से होगा, फिर सीएम कोई भी हो सकता है। ये बिल्कुल शब्दशः मैंने आपको बयान बता दिया। जो आपने पहले कहा कि सांसदों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बने। हाँ बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री पद की बात कर रही हूँ। मैं आऊंगी रामकृपाल जी, आ रही हूँ आपके पास। हाँ देखिए बाबरिया, मैं आपको शोभना जी, बाबरिया जी ने पहले कहा कि हमारा जो चुनाव है, जो मौजूदा सांसद हैं वो आकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये एक बात। चुनाव दूसरे दिन उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री मुझे महिमा जी, मेरे पास समय की पाबंदी है और रामकृपाल जी जवाब देना चाहते हैं क्योंकि आपने उनका नाम लेकर आरोप लगाया और ये फाइनल कमेंट होगा। रामकृपाल जी, शोभना जी, मैं आपको जवाब दे दूं। महिमा जी, मैं केवल ये कह रहा था कि जब शोभना जी ने शुरू किया तो आपकी पार्टी के बारे में पूछा कि आपकी क्या रणनीति, आपकी लिस्ट कब आएगी, लेकिन याद कीजिए कि आपने अपने बारे में एक बार भी नहीं कहा। हम आज यहाँ हरियाणा चुनाव पर डिस्कशन करने आए हैं, हरियाणा के अब तक के 10 साल के कामकाज पर निबंध नहीं लिखने आए। आज के चुनाव ये कमी तो रोहन जी की भी कही जाएगी। रामकृपाल जी, इसमें रोहन जी ने भी वही काम किया। भाई आपकी सरकार में बागी हो रहे हैं, आपके नेता रोते हुए नजर आ रहे हैं, पर उन्होंने भी कांग्रेस की कमियां गिनाई। रोहन जी, हाँ शोभना जी बिल्कुल नहीं, मैंने यहाँ पे मैंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। और एक चीज शोभना जी, आपकी डिबेट में चैलेंज के साथ कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस अभी अपना जुमला पत्र लेके आएगी जो हिमाचल में उन्होंने राज्य की हालत की है, जहां पे सीएम को कैमरे का आपके बोलना पड़ता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, जनता कैसे भरोसा करे। और हरियाणा अभी भी वो जंगल राज को नहीं भूजी है, गोहाना कांड, मिर्चीपुर कांड, ये जनता नहीं भूली और आपको हकीकत दिखाएगी।
रोहन और ये जी, हकीकत दिखाएगी। ये 10 साल के बाद भी जो भाजपा जीत रही है उसका कारण है इनका जो जुमला पत्र है, जो हिमाचल में जो हुआ है, पूरे देश की जनता के सामने है किस प्रकार से इन्होंने 20,000 करोड़ की रेवड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। और राजपथ में रोज एक बड़े मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आएंगे, आपकी राय भी जानेंगे और मेहमानों के साथ भी चर्चा करेंगे। देखते रहिए जी न्यूज़। जी न्यूज़।